वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा, रिमांड। रिमांड की एग्जाम भी बताऊंगा, हर किस्म को कहाँ पर यूज़ किया जाता है विद रेलिवेंट सेक्शन, ये भी बताता हूँ आपको। रिमांड की स्टेज पर भी आप मुलजम को डिस्चार्ज या बरी करवा सकते हैं, ये भी बताता हूँ। रेलिवेंट सेक्शन भी, रिमांड के साथ कौन से सेक्शन डील करते हैं, ये तमाम चीज़ें विद रेलिवेंट सेक्शन आपको बताऊंगा। कि थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लिहाजा गौर से सुनेगा। आज आपको रिमांड की और रिमांड से मुतल्लिका जितने भी रेलिवेंट लॉज हैं विद डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज, तमाम चीज़ें ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं रिमांड। सेक्शन 167। रिमांड की बेसिकली तीन इकसाम है: फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड एंड ट्रांजिटरी रिमांड। फिजिकल रिमांड आमतौर पर पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करती है किसी एफआईआर में, तो उसकी रिकवरी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड करती है कि जी इसको पुलिस की कस्टडी में दिया जाए, जिसको जुबान ज़दा में फिजिकल रिमांड या जिस्मानी रिमांड भी कहा जाता है। जुडिशल रिमांड जब किसी भी केस में तफ्तीश या तो मुकम्मल हो जाए या मजीद तफ्तीश की ज़रूरत ना हो, ऑनरेबल कोर्ट को लगे, मजिस्ट्रेट साहब को, तो वो मुलजम को जुडिशल लॉकअप में फॉरवर्ड कर देते हैं। डेट इज कॉल्ड जुडिशल रिमांड। उसके बाद हम फिर आमतौर के ऊपर उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं। एक होता है ट्रांजिटरी रिमांड, जिसको हम राहदारी या सफरी रिमांड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुलजम के खिलाफ एफआईआर लाहौर में हुई, मुलजम को गिरफ्तार मुल्तान से किया जाता है। अब पुलिस अपनी कस्टडी में रखने के लिए भी परमिशन लेगी कंसर्न लॉर्डशिप मजिस्ट्रेट साहब से। तो पुलिस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी कि जनाब, हमने ये मुलजम फलां एफआईआर में मतलूब था, इसको इस इलाके से आपके कंसर्न एरिया से गिरफ्तार किया, तो लिहाजा हमें इसको अपने इलाके में ले जाने की इजाजत दी जाए और तब तक इसको हमारी कस्टडी में भी रखने की इजाजत दी जाए। तो डेट इज कॉल्ड ट्रांजिटरी, राहदारी या सफरी रिमांड। तो जो मुतलका मजिस्ट्रेट होगा जहां से गिरफ्तार किया है मुलजम को, वहां से परमिशन मिलेगी पुलिस को अपनी कस्टडी में रखने की। देन मुतलका थाने से मुतलका मजिस्ट्रेट तक ले जाने की जो परमिशन है, वो फिर वो वाला मजिस्ट्रेट देगा जहां से मुलजम को गिरफ्तार किया। डेट इज कॉल्ड ट्रांजिटरी या सफरी रिमांड, राहदारी रिमांड। रिमांड के साथ दो सेक्शन सीआरपीसी के डील करते हैं: 164 एंड 344, 344 और 167, दोनों ही रिमांड के साथ डील करते हैं। 164 सेक्शन ये कहता है, भी किसी मुलजम को गिरफ्तार किया जाएगा किसी भी मतलूबा एफआईआर में, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि इस पर ये एफआईआर इसके खिलाफ लॉन्च हुई है, ये एफआईआर रही है, उस एफआईआर में ये तफ्तीश हमने थोड़ी बहुत की है, जितनी भी वट एवर उसके खिलाफ एविडेंस मुद्दई ने या इस्तगासा ने जमा करवाए हैं, इन एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए ये लग रहा है कि मुलजम से मजीद रिकवरी भी हो सकती है, जैसे कि डिक्योटी, चोरी, एंटी टेररिज्म या साइबर क्राइम के अंदर आमतौर के ऊपर। तो ये लॉ कहता है कि आपने 15 दिन से मैक्सिमम का रिमांड नहीं देना सीआरपीसी का। वैसे मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो लेटेस्ट और हमारे मॉडर्न लॉज आ चुके हैं, नैब, एंटी करप्शन, साइबर लॉज और बाकी फर्दर, तो वहां पर 90 डेज, 3 माह, और इनफैक्ट अभी एक नया लॉ भी आने वाला है जहां पर 6 माह तक की भी रिमांड दिया जा सकता है मुतलका जो अदारा होगा उसको। लेकिन बहरहाल जब वो आएगा तो उसके ऊपर उस वक्त वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सीआरपीसी और पीपीसी के तहत जितने भी ऑफेंस अराइज होंगे, एफआईआर होंगी, उनकी 15 दिन का मैक्सिमम रिमांड दिया जाता है और 15 दिन भी कंटिन्यूसली नहीं दिए जाएंगे, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन करके रिमांड पूरा किया जाएगा। और इस दौरान जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि जो रिमांड दे रहा हूं मैं पुलिस को, इस दौरान कोई तफ्तीश मुकम्मल हुई, कोई काम हुआ, रिकवरी हुई या नहीं हुई। अगर तो हो रही है तो वो मजीद रिमांड दे सकते हैं, अगर मजीद रिकवरी होने के चांसेस हैं तो। अगर पहले रिमांड पर भी रिकवरी नहीं हुई तो मजीद रिमांड नहीं देंगे, जुडिशियल लॉकअप भिजवा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको, अगर आप मुलजम की तरफ से हैं या फिर आप मुलजम है, तो आपको डे फर्स्ट ही रिमांड पर अपने वकील को जरूर इंगेज करना चाहिए, पेश करवाना चाहिए। इससे बहुत फायदा, क्या फायदा है? अगर आपकी एफआईआर बनती ही नहीं सिरे से, या वो 154 के तहत लॉन्च ही नहीं हो सकती, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मेड आउट नहीं होता, या फिर वो सिविल नोयत का मामला है या किसी सियासी कशमकश का मामला है या किसी जाति ग्रज की बुनियाद पर वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो आपका वकील क्या करेगा? अगर तो वो एफआईआर नहीं बनती तो रिमांड वाले दिन ही वो 169 की एप्लीकेशन देगा। 170, 167 से अगला सेक्शन है 169, जहां पर अगर वो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट, अगर उस एफआईआर से कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मेड आउट नहीं होता, उस एफआईआर के बाद ये लगता है कि सजा ही नहीं हो सकती मुलजम को, ट्रायल में एविडेंस ही कोई नहीं आएगी, विटनेस ही कोई नहीं आएंगे, या हो ही नहीं सकती सजा, या ये सिविल नोयत का मामला है या ये क्रिमिनल नोयत का मामला बनता ही नहीं, या फिर इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर ये डील नहीं करता, तो है कि मुलजम को मजिस्ट्रेट इमीडिएट विद इफेक्ट डिस्चार्ज कर देगा उस एफआईआर से, उस मुकदमे से, कि जी ये मुकदमा इसके खिलाफ बन ही नहीं सकता, या इस मुकदमे में इसको फर्दर कभी सजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुकदमा ही कमजोर है, या सिविल नोयत का है या क्रिमिनल नोयत का है ही नहीं, या इसकी जो स्टोरी है और जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, जो फैक्ट है, वो आपस में मैच ही नहीं करते।
अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना वकील हायर करते हैं रिमांड के बाद, अपने वकील को रिमांड पर ही इंगेज करें, रिमांड से अपने वकील को लेकर चले जो फर्दर थ्रू आउट आपके केस को आगे प्रोसीड करे, आपके केस को आगे लेकर चले। अगर आपका केस वहीं पर खत्म होने वाला है तो उसको वहीं पर ही खत्म करवाए। देन 344 भी 167 के साथ रिलेट करता है, जहां पर सब क्लास 2 में रिमांड और इसकी एक्सप्लेनेशन और रीजनेबल जो काजेज है रिमांड देने की वो बताई गई कि जहां पर मजिस्ट्रेट्स आपको, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगे कि इस रिमांड से खातर ख्वाह नतीजा या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सकती है या फिर रिकवरीज ड्यू हैं वो रिकवरीज हो सकती हैं, पैसे की है, वेपन की, मंशियात की, या व्हाट्सोएवर किसी भी चीज़ की, तो इस दौरान रिकवरीज हो सकती हैं अगर रिमांड दिया जाए। अगर रिमांड नहीं दिया जाता तो रिकवरीज नहीं हो पाएंगी या एविडेंस की टेम्परिंग का खतरा है। तो इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल लॉर्डशिप जो है वो रिमांड को कंटिन्यू या स्टार्ट कर सकते हैं डे फर्स्ट से। अगर लगे कि रिकवरीज पॉसिबल ही नहीं है तो फिर रिमांड को वहीं पर ही खत्म करके या तो जुडिशल भिजवा दिया जाएगा, या मजिस्ट्रेट साहब इटसेल्फ भी चाहे तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट आमतौर पर ये चीज़ आपका वकील ही करवाता है डिस्चार्ज से। रिमांड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी एफआईआर के बाद और ट्रायल शुरू होने से पहले की। इस स्टेज पर ही फैसला होता है कि आपको ये ट्रायल पूरा कंटेस्ट करना पड़ेगा या आप ट्रायल में से ही या ट्रायल से पहले ही आप बच सकते हैं या जेल से बाहर आ सकते हैं 169 की एप्लीकेशन के थ्रू कि जी ये ऑफेंस मेड आउट ही नहीं हुआ, ये ऑफेंस बनता ही नहीं है, एफआईआर की स्टोरी और जो फैक्ट हैं वही आपस में मैच नहीं करते, या बहुत सारे इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन या तजादात हैं जिसकी वजह से मुलजम को अभी डिस्चार्ज किया जाए, इसको जेल में रख के जहनी और जिस्मानी अजियत का बायस ना बनवाया जाए। इसके ऊपर एक जजमेंट भी है वो भी लिख लें, 2009 SCMR 149, जिसके अंदर पूरी प्रोसीडिंग क्वैश की गई, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और क्वैशिंग ऑफ ट्रायल एटसेट्रा। accused was jailed for the last over 8 months, not a single evidence or witness had so far been examined in the case, and the trial was being delayed on one pretext or the other. Formalities of 173 and 344 had not been compiled with the challan against accused and had not submitted with the stimulated period, resulting in the grave miscarriage of justice. Petition for leave to appeal were consequently converted into appeal and allow impugned FIR was quashed और मुलजम को कोर्ट्स और मुलजम को जेल से रिलीज करवाया गया इस जजमेंट के अंदर कि जी इतने अरसे से चलान भी नहीं आया और 173 और 344 की कार्रवाई भी नहीं हुई, तो लिहाजा लगता यही है कि मुलजम के खिलाफ मजीद कोई एविडेंस आ ही नहीं सकती जिससे उसको सजा हो या उसके ट्रायल को आगे चलाया जा सके। तो यहाँ पर इस जजमेंट के थ्रू मुलजम को रिलीज किया गया। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।